नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ कोई बनी बनाई कहानी नहीं है। ये एक सच्ची घटना है जो मेरे अपने गांव की एक पुरानी हवेली में घटी थी। मैं उस हवेली के बगल में ही रहता था और जो कुछ भी हुआ उसके कई चश्मदीद गवाह आज भी जिंदा हैं। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसी डरावनी और सच्ची कहानियाँ आपसे छूटें नहीं। और हाँ, वीडियो ख़त्म होने पर मुझे ज़रूर बताइएगा कि कहानी कैसी लगी और आप इसे किस शहर से देख रहे हैं। अपना नाम भी लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी कहानियाँ कहाँ कहाँ तक पहुँच रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 2015 का। हमारे गांव के बीचों बीच एक पुरानी चौधरी हवेली थी। वो हवेली कोई साधारण घर नहीं थी दोस्तों। 3 मंजिला, बड़े बड़े दरवाजे, नक्काशीदार खिड़कियाँ और सबसे ख़ास बात, उस हवेली के आंगन में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि वो पेड़ 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और उस हवेली में रहते थे चौधरी परिवार के लोग। अमीर परिवार था, जमीन जायदाद काफी थी, पर एक बात थी जो उस घर में हमेशा रहती थी, लालच और नफरत। उस दिन मुझे याद है जैसे कल की बात हो। अक्टूबर का महीना था और मौसम बहुत सुहाना था। शाम के करीब 5 बजे होंगे। मैं अपनी छत पर खड़ा था। तभी मेरी नज़र चौधरी हवेली की तरफ गई। पूरी हवेली में रोशनी की झालर लगी हुई थी। आंगन में रंग बिरंगे फूलों की सजावट हो रही थी। मैंने अपनी माँ से पूछा, माँ, चौधरी हवेली में आज क्या है? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज बड़ी बहू संध्या की गोद भराई है। गोद भराई यानी घर में खुशियों का आगमन होने वाला था। पर दोस्तों, जो मुझे उस दिन नहीं पता था वो ये था कि ये खुशी बहुत जल्द एक ऐसे काले अंधेरे में बदल जाएगी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। शाम होते होते हवेली में मेहमानों का आना शुरू हो गया। औरतें रंग बिरंगी साड़ियों में सजी धजी आ रही थीं, हाथों में गिफ्ट, चेहरे पर मुस्कान। आंगन में ढोलक बिछाई गई थी और कुछ औरतें मंगल गीत गाने लगी थीं। हवेली के बाहर खड़े होकर मैं सब कुछ देख रहा था। तभी संध्या भाभी को देखा। वो सीढ़ियों के पास बैठी थीं, लाल रंग की साड़ी में, माथे पर बड़ा सा लाल बिंदिया। उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था, हालांकि थकान भी दिख रही थी। आखिरकार 9 महीने का गर्भ जो था। संध्या भाभी एक बहुत ही सीधी सादी और भोली औरत थी। उन्होंने बीए तक पढ़ाई की थी और शादी के बाद से ही चौधरी हवेली में रह रही थी। उनके पति राजेंद्र चौधरी यानी घर के बड़े बेटे शहर में बिजनेस करते थे। पूरी जायदाद के असली मालिक राजेंद्र के पिताजी थे यानी बूढ़े चौधरी साहब, और उनके 2 बेटे थे, राजेंद्र और विक्रम। दोनों भाइयों में हमेशा से खटपट रहती थी, खासकर जायदाद के मामले में। संध्या भाभी अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कुछ सोच रही थी। मैंने अपने कानों से उन्हें ये कहते हुए सुना था, बस कुछ महीनों बाद मेरा बच्चा इस घर में आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर दोस्तों, उन्हें क्या पता था कि उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होने वाला था। रस्में शुरू हो गईं। औरतों ने संध्या भाभी की गोद में फल, मिठाई, कपड़े और सोने के गहने रखे। सब लोग आशीर्वाद दे रहे थे, खूब लंबी उम्र वाला बेटा हो, घर का नाम रोशन करे, ऐसे ऐसे आशीर्वाद। पर मैंने देखा कि भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो मुस्कुरा तो रहे थे, पर उनकी आंखों में कुछ और ही था। डर, नफरत या फिर लालच। खासकर छोटे भाई विक्रम की पत्नी कमला। वो एक कोने में खड़ी थी और संध्या भाभी को इस तरह देख रही थी जैसे कोई अपने दुश्मन को देखता है। मैंने उसकी मुट्ठियां भींची हुई देखी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। दोस्तों, असल में बात यह थी कि इस बच्चे का जन्म सिर्फ एक खुशी का मौका नहीं था। ये बच्चा चौधरी खानदान की पूरी जायदाद का असली वारिस बनने वाला था, क्योंकि चौधरी साहब ने साफ साफ कह दिया था कि उनकी सारी संपत्ति उनके पहले पोते को मिलेगी और संध्या भाभी के पेट में पल रहा बच्चा वो पहला पोता बनने वाला था। अब आप समझ सकते हैं कि विक्रम और कमला को ये बात कितनी चुभ रही होगी। उन्हें भी एक बेटा चाहिए था, पर अभी तक उनके कोई औलाद नहीं थी। और अब अगर संध्या भाभी के बेटा हो गया तो पूरी जायदाद उसी के नाम हो जाती। रस्में चलती रहीं, ढोलक की थाप, गीतों की मधुर आवाज, हंसी मजाक। पर मुझे नहीं पता था कि ये हंसी बहुत जल्द रुदन में बदल जाएगी। रात करीब 10 बजे रस्में खत्म हुई। मेहमान धीरे धीरे जाने लगे। संध्या भाभी बहुत थक गई थी। उन्होंने अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं ऊपर अपने कमरे में जा रही हूँ, बहुत थकान हो गई है। सास ने कहा, हाँ बेटा, जा, और ध्यान से जाना, सीढ़ियाँ खड़ी हैं।
संध्या भाभी धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ी। वो सीढ़ियां बहुत पुरानी थीं, लकड़ी की बनी हुई। करीब 20-25 सीढ़ियां थीं और वो सीधे ऊपर पहली मंजिल के कमरों तक जाती थीं। दोस्तों, मैं उस वक्त हवेली के बाहर ही खड़ा था। मैंने देखा कि संध्या भाभी सीढ़ियां चढ़ने लगीं। वो धीरे धीरे सावधानी से एक एक सीढ़ी चढ़ रही थीं, पर तभी मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। मैंने इधर उधर देखा पर कोई नहीं था, और फिर वो हुआ जिसने पूरी हवेली की किस्मत बदल दी। अचानक ढोलक की आवाज बंद हो गई, मंगल गीत रुक गए, और फिर एक ऐसी चीख गूंजी जो आज भी मेरे कानों में बजती है। मैं दौड़कर अंदर गया, और जो मंजर मैंने देखा वो मेरे होश उड़ा देने के लिए काफी था। संध्या भाभी सीढ़ियों के नीचे पड़ी थी। उनकी लाल साड़ी खून से और भी लाल हो गई थी। उनके सिर से खून बह रहा था। उनके पेट से भी खून की धार बह रही थी। पूरा परिवार दौड़ कर आया। चीख पुकार मच गई। किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया। पर दोस्तों, मैंने उस भीड़ में कुछ और देखा। विक्रम और कमला एक कोने में खड़े थे। उनके चेहरे पर डर तो था, पर पछतावा नहीं था, बल्कि कमला के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मुझे शक हुआ, पर मैं कुछ कह नहीं सकता था। मैं तो बस एक पड़ोसी का बेटा था। एम्बुलेंस आई। संध्या भाभी को अस्पताल ले जाया गया। पर दोस्तों, रास्ते में ही उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। डॉक्टरों ने बताया कि सिर में बहुत गहरी चोट लगी थी और गर्भ में पल रहा बच्चा वो भी नहीं बचा। उस रात चौधरी हवेली में जो रोशनी जगमगा रही थी वो बुझ गई, और उसकी जगह एक ऐसा अंधेरा आया जो आज तक उस हवेली में बसा हुआ है। संध्या भाभी की मौत के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। लोग कहने लगे कि किस्मत खराब थी बेचारी की, गोद भराई के दिन ही सब कुछ खत्म हो गया। पर दोस्तों, मुझे तो शक था। मुझे लग रहा था कि ये कोई सामान्य दुर्घटना नहीं थी। मैंने अपने पिताजी से कहा, पापा, मुझे लगता है संध्या भाभी को किसी ने धक्का दिया था। पिताजी ने मुझे डांटा, चुप रह, ऐसी बातें मत कर। चौधरी परिवार बहुत ताकतवर है, बिना सबूत के कुछ मत बोल। पर मेरे मन में शक बना रहा। मैंने उस रात विक्रम और कमला के चेहरे देखे थे। वो डर तो रहे थे, पर दुख नहीं था उनके चेहरों पर। संध्या भाभी का अंतिम संस्कार हो गया। चौधरी साहब बहुत टूट गए थे। उन्होंने अपना पहला पोता खो दिया था, वो भी जन्म से पहले ही। राजेंद्र यानी संध्या भाभी के पति, वो तो जैसे जिंदा लाश बन गए थे। दिन रात बस रोते रहते। घर में सन्नाटा पसर गया था। पहले 3 दिन तो सब कुछ सामान्य रहा, पर चौथी रात, उस रात से अजीबोगरीब चीजें होनी शुरू हो गईं। वो रात मुझे अच्छे से याद है। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता था। रात करीब 11 बजे होंगे। मैं अपनी छत पर बैठा हुआ था, कुछ सोच रहा था। तभी अचानक मुझे चौधरी हवेली की तरफ से एक अजीब आवाज सुनाई दी। खट खट खट, जैसे कोई लकड़ी की सीढ़ियों पर चल रहा हो, धीरे धीरे एक एक सीढ़ी पर। मैंने ध्यान से सुना। आवाज साफ आ रही थी, पर इतनी रात को कौन सीढ़ियों पर चल रहा होगा। मैं उठा और हवेली की तरफ देखा। हवेली की खिड़कियों से हल्की रोशनी आ रही थी, पर सीढ़ियों के पास वहां अंधेरा था, सिर्फ अंधेरा। खट खट खट, आवाज फिर आई, इस बार और साफ, और फिर अचानक रुक गई। मुझे अजीब सा लगा, पर मैंने सोचा शायद कोई परिवार का सदस्य ही होगा। मैं वापस अपने कमरे में सोने चला गया। अगले दिन सुबह मैं स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। तभी हमारे घर की नौकरानी आई। वो चौधरी हवेली में भी काम करती थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। माँ ने पूछा, क्या हुआ शांति, तू इतनी परेशान क्यों है? शांति ने कांपती आवाज में कहा, मालकिन, चौधरी हवेली में कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़? माँ ने पूछा। कल रात मैं देर से वहां से निकल रही थी। बर्तन साफ करने में देर हो गई थी। जब मैं जाने लगी तो मैंने सीढ़ियों पर किसी को चलते हुए सुना। मैंने सोचा शायद कोई परिवार का सदस्य है, पर जब मैंने देखा उसकी आवाज और कांपने लगी। वहां कोई नहीं था। सीढ़ियां खाली थीं, पर आवाज आ रही थी। मेरी माँ ने हंसते हुए कहा, अरे तू डर गई होगी, रात का वक्त था, अंधेरा था, शायद तेरा वहम हो। पर शांति ने जोर देकर कहा, नहीं मालकिन, मैं झूठ नहीं बोल रही। और एक बात और है, सीढ़ियों पर मुझे खून के धब्बे दिखे, वही जगह जहां संध्या बहू गिरी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। माँ ने तुरंत शांति को चुप करवाया। बस कर, ऐसी बातें मत कर, किसी को पता चल गया तो बुरा मानेंगे। पर दोस्तों, मैं जानता था कि शांति झूठ नहीं बोल रही थी, क्योंकि मैंने भी उस रात वो आवाज सुनी थी।
उस दिन स्कूल से लौटने के बाद मैं चौधरी हवेली के पास से गुजरा। मैंने देखा कि हवेली के अंदर कुछ पंडित जी आए हुए थे। वो पूजा पाठ कर रहे थे। मैंने पास जाकर सुना कि क्या हो रहा है। चौधरी साहब पंडित जी से कह रहे थे, पंडित जी, घर में बहुत अशांति है, कृपया कोई उपाय बताइए। पंडित जी ने कहा, चौधरी साहब, किसी की अकाल मृत्यु हुई है घर में, आत्मा शांत नहीं है, मैं हवन करवाता हूं, सब ठीक हो जाएगा। हवन हुआ। पंडित जी ने घर में गंगा जल छिड़का, मंत्र पढ़े। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसी आत्मा को शांत करने के लिए सिर्फ पूजा पाठ काफी नहीं होता। खासकर अगर उस आत्मा के साथ अन्याय हुआ हो, अगर उसकी मौत में किसी का हाथ हो, तब वो आत्मा तब तक शांत नहीं होती जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता। उस रात फिर वही हुआ। रात के 11 बजे फिर से सीढ़ियों से आवाज आने लगी, खट खट खट। इस बार मैं बाहर निकला। मैं चौधरी हवेली के गेट के पास गया। अंदर से आवाज साफ सुनाई दे रही थी और इस बार सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हवेली के अंदर रहने वाले लोग भी सुन रहे थे। राजेंद्र अपने कमरे से बाहर निकले। उन्होंने सीढ़ियों की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, पर आवाज आ रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई बहुत सावधानी से सीढ़ियां चढ़ रहा हो। कौन है वहां? राजेंद्र ने चिल्लाकर पूछा। आवाज रुक गई। एकदम सन्नाटा। राजेंद्र ने लाइट जलाई। सीढ़ियों पर कोई नहीं था। वो वापस अपने कमरे में जाने लगे, पर जैसे ही उन्होंने लाइट बंद की, आवाज फिर शुरू हो गई, खट खट खट। इस बार राजेंद्र डर गए। उन्होंने सारे परिवार को जगाया। सब लोग नीचे आए। चौधरी साहब, विक्रम, कमला और घर के बाकी सदस्य, सबने वो आवाज सुनी। ये क्या हो रहा है? चौधरी साहब ने डरे हुए स्वर में कहा। तभी अचानक आवाज बदल गई। अब ये सिर्फ कदमों की आवाज नहीं थी। अब एक फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, मेरा बच्चा कहाँ है? दोस्तों, वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि सुनने वाले का दिल दहल जाए। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो आवाज संध्या भाभी की आवाज थी। कमला की चीख निकल गई, ये संध्या की आवाज है। विक्रम ने उसे चुप कराया, शांत रहो, कुछ नहीं है। पर आवाज फिर आई, इस बार और तेज, मेरा बच्चा, तुमने मेरा बच्चा छीन लिया। राजेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। संध्या क्या तुम? पर आवाज फिर बदल गई। अब वो गुस्से में थी। तुम सबने मिलकर मुझे मारा, मेरे बच्चे को मारा। चौधरी साहब ने कहा, नहीं, ये झूठ है, तुम गिर गई थी। आवाज ने जवाब दिया, झूठ बोलते हो, मुझे धक्का दिया गया था, मैंने महसूस किया था, पीठ पर हाथ और फिर धक्का। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कमला का चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कौन था वो? किसने मुझे धक्का दिया? आवाज ने पूछा, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। सब चुप थे। और फिर एक भयानक हंसी गूंजी, एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं लग रही थी। वो हंसी पूरी हवेली में गूंजी, दीवारों से, छत से, फर्श से, हर तरफ से। ठीक है, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं खुद पता लगाऊंगी, और जब पता चल जाएगा तो। आवाज रुक गई और फिर एकदम सन्नाटा छा गया। सब लोग डर से कांप रहे थे, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी अचानक सीढ़ियों के पास रखा एक फूलदान अपने आप टूटकर गिर गया और फिर एक तस्वीर, वो तस्वीर जो दीवार पर लगी थी, अपने आप गिरकर टूट गई। कमला चीखने लगी, मुझे यहाँ से जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। विक्रम ने उसे संभाला, कहाँ जाएगी? ये हमारा घर है। नहीं, कमला ने कहा, ये घर अब सुरक्षित नहीं है। संध्या की आत्मा, वो हम सबको मारेगी। चौधरी साहब ने गुस्से में कहा, चुप रहो, कोई किसी को नहीं मारेगा। ये सब बकवास है। पर दोस्तों, चौधरी साहब को नहीं पता था कि ये बकवास नहीं थी, ये सच्चाई थी। संध्या भाभी की आत्मा वापस आ गई थी और वो न्याय चाहती थी। वो अपने बच्चे का बदला चाहती थी। उस रात के बाद से रोज रात को वही होने लगा। सीढ़ियों से कदमों की आवाज, फुसफुसाहटें और कभी कभी तो संध्या भाभी की चीख भी सुनाई देती। मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा वापस दो। घर के सदस्य परेशान हो गए। नींद हराम हो गई सबकी। दिन में तो ठीक रहता, पर रात होते ही डर सताने लगता। राजेंद्र तो पूरी तरह टूट गए। वो दिन रात बस संध्या की तस्वीर के सामने बैठे रहते। कभी कभी उनसे बात भी करते। संध्या, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं सका, मैं अपने बच्चे को बचा नहीं सका। पर दोस्तों, माफी मांगने से आत्मा शांत नहीं होती, खासकर जब उस आत्मा के साथ धोखा हुआ हो, जब उसकी मौत में किसी का हाथ हो। 1 हफ्ता बीत गया।
घर में पंडितों की आवाज आ ही बढ़ गई। कोई हवन करवाता, कोई पूजा, कोई मंत्र, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन एक तांत्रिक बाबा आए, काले कपड़े, लंबी दाढ़ी, माथे पर राख। उन्होंने हवेली में घूम घूम कर देखा। फिर चौधरी साहब से कहा, इस घर में एक शक्तिशाली आत्मा है और वो आत्मा बदला चाहती है, तो क्या करें? चौधरी साहब ने पूछा। बाबा ने कहा, या तो उसे न्याय दिलाओ या फिर मुझे इतना पैसा दो कि मैं उसे बांध सकूं। चौधरी साहब ने सोचा, न्याय मतलब सच बताना कि संध्या की मौत कैसे हुई? नहीं, वो नहीं कर सकते थे। उनकी इज्जत का सवाल था। कितने पैसे चाहिए? उन्होंने बाबा से पूछा। 5 लाख। चौधरी साहब ने पैसे दे दिए। बाबा ने रात को एक बड़ा अनुष्ठान किया। मंत्र पढ़े, आग जलाई, नींबू काटे, काली मिर्च जलाई। पूरी रात चला वो अनुष्ठान। सुबह होते होते बाबा ने कहा, हो गया, आत्मा बंध गई है, अब कोई परेशानी नहीं होगी। पर दोस्तों, क्या सच में आत्मा बंध गई थी या फिर यह सिर्फ शुरुआत थी? उस रात सब लोग चैन की नींद सोए। कोई आवाज नहीं आई, कोई फुसफुसाहट नहीं हुई, पर यह शांति, ये तूफान से पहले का सन्नाटा था। बाबा के अनुष्ठान के बाद पहली रात तो शांति रही। सब लोगों ने चैन की सांस ली। चौधरी साहब ने सोचा कि 5 लाख सही जगह लगे। आखिरकार घर में फिर से शांति आ गई थी। पर दोस्तों, जैसा मैंने पहले कहा था, ये शांति तूफान से पहले का सन्नाटा थी। अगले दिन शाम को मैं अपनी छत पर बैठा था। मौसम बदल रहा था। काले बादल आसमान में छाने लगे थे। हवा तेज चलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आने वाला हो। रात करीब 9 बजे बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश, बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। मैं अपने कमरे में आ गया। खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी मेरी नज़र चौधरी हवेली पर पड़ी। हवेली की सारी लाइटें जल रही थीं। शायद परिवार के लोग भी बारिश की वजह से जागे हुए थे। तभी अचानक हवेली की सारी लाइटें बुझ गईं। एकदम अंधेरा। मैंने सोचा शायद बिजली गुल हो गई है। हमारे घर की भी लाइट गुल हो गई थी। पर फिर कुछ ही सेकंड में हमारे घर की लाइट वापस आ गई। पर चौधरी हवेली वहां अंधेरा ही रहा। और फिर मैंने कुछ देखा जो मेरे रोंगटे खड़े कर गया। हवेली की एक खिड़की में एक परछाई दिखी। एक औरत की परछाई, लाल साड़ी में। वो खिड़की के पास खड़ी थी और उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। मैं डर गया। ये कौन है? इतनी रात को इस तूफान में खिड़की के पास कौन खड़ा है? तभी बिजली चमकी और उस रोशनी में मैंने साफ देखा, वो औरत मुड़ी और उसने सीधे मेरी तरफ देखा। दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता कि उस पल मुझे कैसा लगा। वो चेहरा, वो आंखें, वो संध्या भाभी थीं, पर उनका चेहरा वो वैसा नहीं था जैसा मैंने उन्हें जिंदा देखा था। वो पीला था, डरावना था और उनकी आंखों में गुस्सा था, बहुत गुस्सा। मैं डर के मारे पीछे हट गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने हिम्मत करके फिर से खिड़की की तरफ देखा, पर अब वहां कोई नहीं था। उसी समय हवेली से एक चीख आई। इतनी तेज चीख कि बारिश और बादलों की आवाज को भी पार कर गई। मैं समझ गया कि हवेली में कुछ बहुत बुरा हो रहा है। मैंने अपने पिताजी को जगाया। पापा, हवेली में कुछ गड़बड़ है, चीख सुनाई दी। पिताजी ने कहा, तूफान है बेटा, शायद आवाज का भ्रम हो। पर मैं जानता था कि यह भ्रम नहीं था, वो सच्ची चीख थी। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई। चौधरी हवेली से रात को एम्बुलेंस आई थी। कमला को अस्पताल ले जाया गया था। मैं तुरंत हवेली के पास गया। बाहर भीड़ लगी थी। लोग फुसफुसा रहे थे, कमला बहू को क्या हुआ? सुना है रात को बेहोश हो गई थी। नहीं, मैंने सुना है उन्हें किसी ने हमला किया। मैंने एक पड़ोसी से पूछा, आंटी क्या हुआ? उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, रात को कुछ बहुत बुरा हुआ है। कमला बहू की हालत गंभीर है। मैं हवेली के अंदर जाने की कोशिश की, पर गार्ड ने रोक दिया। अंदर मत जाओ बेटा, परिवार ने मना किया है। शाम को मेरी माँ अस्पताल गई थी कमला से मिलने। जब वो वापस आई तो उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। क्या हुआ माँ? मैंने पूछा। माँ ने कहा, बेटा, कमला की हालत बहुत खराब है। उसके पूरे शरीर पर खरोंच के निशान हैं, गले पर जैसे किसी ने गला घोंटने की कोशिश की हो। क्या? किसने किया ये? माँ ने सिर हिलाया। कोई नहीं जानता। कमला कुछ बोल नहीं रही, बस चुपचाप लेटी है। डॉक्टर कह रहे हैं कि वो शॉक में है। उस रात मैंने फिर से हवेली की तरफ देखा। सब कुछ शांत था, पर मुझे पता था कि ये शांति झूठी है। अंदर कुछ बहुत बुरा चल रहा था। 3 दिन बाद कमला अस्पताल से लौटी, पर वो पहले वाली कमला नहीं थी। उसका चेहरा सूख गया था, आंखों में डर था। वो किसी से बात नहीं कर रही थी, बस चुपचाप अपने कमरे में बैठी रहती। विक्रम बहुत परेशान था।
उसने कई बार कमला से पूछा, उस रात क्या हुआ था, पर कमला कुछ नहीं बोलती। एक दिन मैं हवेली के बाहर खड़ा था, तभी कमला अपनी बालकनी में आई। मैंने उसे देखा, वो बहुत कमज़ोर लग रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। वो नीचे आई, गेट के पास आकर उसने मुझे इशारा किया। मैं पास गया। राजेश, उसने धीरे से कहा। हाँ भाभी, तुम संध्या को जानते थे ना? मैंने सिर हिलाया। हाँ भाभी, मैं उन्हें जानता था। कमला की आंखों में आंसू आ गए। वो वापस आ गई है। वो मुझे मारना चाहती है। क्या मतलब? कमला ने अपना गला दिखाया। वहां नीले निशान थे। उस रात मैं सो रही थी। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। मैंने आंखें खोली तो संध्या मेरे ऊपर थी। उसके हाथ मेरे गले पर थे। उसकी आंखें लाल थीं। वो मुझसे कह रही थी, तुमने मुझे मारा, तुमने मेरे बच्चे को मारा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैं चीखी और वो गायब हो गई, पर उसके हाथों के निशान वो अब भी मेरे गले पर हैं। पर भाभी, क्या सच में आपने? कमला ने मेरा मुंह बंद करवाया। चुप, ये बात किसी को मत बताना, वरना क्या? कमला कांपने लगी। वरना वो मुझे मार देगी, वो हम सबको मार देगी। ये कहकर कमला तेजी से अंदर चली गई। दोस्तों, अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि संध्या भाभी की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी। उन्हें सच में किसी ने धक्का दिया था और अब उनकी आत्मा बदला ले रही थी। उस रात फिर से कुछ हुआ, इस बार राजेंद्र के साथ। रात के 2 बजे होंगे। राजेंद्र अपने कमरे में सो रहे थे। तभी अचानक उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी। राजेंद्र, ये संध्या की आवाज़ थी। राजेंद्र की आंखें खुल गईं। उन्होंने इधर उधर देखा। कमरे में कोई नहीं था। राजेंद्र, मैं यहाँ हूँ। राजेंद्र बिस्तर से उठे। संध्या, तुम कहाँ हो? यहाँ, सीढ़ियों पर। राजेंद्र कमरे से बाहर निकले। सीढ़ियों की तरफ देखा, वहाँ अंधेरा था। संध्या, प्लीज़ सामने आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और फिर अचानक सीढ़ियों पर एक रोशनी दिखी, हल्की सी, धुंधली सी। और उस रोशनी में संध्या खड़ी थी, लाल साड़ी में, माथे पर बिंदियाँ, बिल्कुल वैसी ही जैसी वो गोद भराई के दिन दिख रही थी। राजेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। संध्या, तुम? संध्या ने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें देखती रही। मुझे माफ़ कर दो संध्या, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। संध्या ने अपना हाथ उठाया और अपने पेट पर रखा। हमारा बच्चा, तुम उसे बचा नहीं सके। राजेंद्र रोने लगे। मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानता था कि तुम्हें धक्का दिया गया था। मुझे नहीं पता था। झूठ! संध्या की आवाज़ तेज हो गई। तुम जानते थे, तुम सब जानते थे। नहीं संध्या, मैं कसम खाता हूं, मैं नहीं जानता था। संध्या धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगी। उनकी आंखें अब लाल हो गई थीं। उनका चेहरा गुस्से से भर गया था। तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ थे। तुम सब चाहते थे कि मेरा बच्चा ना हो, क्योंकि अगर वो होता तो सारी जायदाद उसी के नाम हो जाती। नहीं संध्या, ऐसा नहीं है। तो फिर किसने मुझे मारा? किसने मुझे धक्का दिया? राजेंद्र के पास कोई जवाब नहीं था। संध्या और करीब आई। अब वो राजेंद्र के बिल्कुल सामने थी। मैं तुम सबसे अपना बदला लूंगी, एक एक करके, और सबसे पहले उस इंसान से जिसने मुझे धक्का दिया था। कौन था वो? मुझे बताओ। संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जल्द पता चल जाएगा, जब मैं उसकी जान ले लूंगी। ये कहकर संध्या गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। राजेंद्र वहीं बैठ गए। उनके हाथ कांप रहे थे, पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। अगली सुबह राजेंद्र ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया। सब लोग हॉल में बैठे। राजेंद्र ने कहा, मुझे सच जानना है, संध्या को किसने मारा? सब चुप रहे। बोलो, राजेंद्र चिल्लाए। अगर किसी ने मेरी पत्नी को मारा है तो मैं पुलिस में जाऊंगा। चौधरी साहब ने कहा, बेटा शांत हो जाओ। संध्या की मौत एक दुर्घटना थी। नहीं, ये दुर्घटना नहीं थी, उसे धक्का दिया गया था। विक्रम ने कहा, भैया आप क्या बोल रहे हैं? आपको कैसे पता? संध्या ने खुद बताया, कल रात वो मुझसे मिलने आई थी। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कमला की आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो कांप रही थी। राजेंद्र ने कमला की तरफ देखा। कमला भाभी, क्या आप कुछ जानती हैं? कमला ने सिर हिलाया। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। पर उसकी आवाज़ में झूठ साफ झलक रहा था। राजेंद्र के सवाल के बाद घर में एक अजीब सा तनाव छा गया। कोई किसी से ठीक से बात नहीं कर रहा था। सब एक दूसरे पर शक कर रहे थे। कमला तो बिल्कुल अपने कमरे में बंद हो गई थी।
बाहर आती ही नहीं थी। चौधरी साहब ने तय किया कि परिवार को कुछ दिनों के लिए हवेली छोड़नी चाहिए, शायद संध्या की आत्मा शांत हो जाए। हम सब अपने फार्म हाउस में चलते हैं, उन्होंने कहा। वहां कुछ महीने रहेंगे, फिर वापस आएंगे। पर दोस्तों, क्या किसी आत्मा से भागा जा सकता है, खासकर जब वो आत्मा बदला लेने पर तुली हो? परिवार फार्म हाउस चला गया। हवेली बंद कर दी गई। सिर्फ एक नौकर वहां रह गया, देखभाल के लिए। 3 महीने शांति रही, कोई घटना नहीं हुई। परिवार ने सोचा कि शायद सब कुछ ठीक हो गया। फिर एक दिन खुशखबरी आई, कमला गर्भवती थी। विक्रम बहुत खुश हुआ। चौधरी साहब की तो जैसे जान में जान आ गई। देखो, भगवान ने हमारी सुन ली, अब घर में फिर से बच्चे की किलकारी गूंजेगी। पर राजेंद्र चुप रहे। उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है, और उनकी आशंका सही निकली। कमला के 9 महीने पूरे हुए। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सब लोग बाहर इंतजार कर रहे थे। 3 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। बधाई हो, लड़का हुआ है। सब खुश हो गए। विक्रम तो उछल पड़ा। चौधरी साहब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पर डॉक्टर ने आगे कहा, सब रुक गए। पर क्या? बच्चा बहुत कमजोर है, उसे आईसीयू में रखना पड़ेगा। अगले 48 घंटे बहुत क्रिटिकल है। खुशी में पानी फिर गया। सब लोग चिंतित हो गए। बच्चे को आईसीयू में रखा गया। छोटा सा नाजुक सा बच्चा, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ, इतने सारे तार उससे जुड़े हुए। कमला उसे देखकर रोने लगी। मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे। 2 दिन बीते। बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं आया, बल्कि वो और बिगड़ती जा रही थी। तीसरे दिन सुबह डॉक्टर ने बुरी खबर दी। मुझे अफसोस है, हमने पूरी कोशिश की, पर बच्चा नहीं बचा। कमला की चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी। नहीं, मेरा बच्चा नहीं। विक्रम बैठ गए। उनके हाथों से सब कुछ छूट गया। चौधरी साहब स्तब्ध खड़े रहे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। राजेंद्र ने डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ था? इतना छोटा बच्चा अचानक कैसे? डॉक्टर ने कहा, हमें नहीं पता, सब कुछ सामान्य था, पर अचानक उसका दिल रुक गया, जैसे किसी ने उसकी जान ले ली हो। दोस्तों, मुझे तब इस बारे में पता चला जब शांति काकी ने मेरी माँ को बताया। माँ ने मुझे बताया, बेटा, चौधरी हवेली में बहुत बड़ा दुख आ गया। कमला का बच्चा मर गया। मुझे तुरंत संध्या भाभी याद आई। उनकी वो बातें, मैं तुम सबसे बदला लूंगी। क्या यही उनका बदला था? पहला कदम। बच्चे का अंतिम संस्कार हो गया। परिवार वापस फार्म हाउस में आ गया। कमला टूट चुकी थी। वो दिन रात बस रोती रहती, कुछ खाती पीती नहीं थी। एक रात जब सब सो रहे थे, कमला को फिर से वो दिखी, संध्या। कमला अपने कमरे में बैठी रो रही थी। तभी उसे सामने की दीवार पर एक परछाई दिखी। धीरे धीरे वो परछाई साफ होने लगी, और फिर संध्या सामने खड़ी थी। कमला की चीख गले में ही अटक गई। संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसा लगा अपना बच्चा खोकर? कमला कांपने लगी। तुमने मेरे बच्चे को मार दिया? हाँ, जैसे तुमने मेरे बच्चे को मारा था। मैंने नहीं मारा तुम्हारे बच्चे को। संध्या की आंखें लाल हो गईं। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। तुमने मुझे धक्का दिया था। तुम चाहती थी कि मेरा बच्चा ना हो, ताकि तुम्हारे बच्चे को जायदाद मिले। कमला रोने लगी। मैं बस डर गई थी। मुझे लगा कि अगर तुम्हारा बच्चा हुआ तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। विक्रम हमेशा कहते थे कि राजेंद्र को सब कुछ मिल जाता है, हमें कुछ नहीं। मैं बस एक पल में तुमने मेरी जिंदगी खत्म कर दी, मेरे बच्चे का भविष्य छीन लिया, और अब मैं तुम्हारी जिंदगी खत्म करूंगी। नहीं, प्लीज माफ कर दो। माफी? संध्या हंसने लगी, एक डरावनी हंसी। जब मैं तुमसे जान की भीख मांग रही थी तब तुमने माफ किया था। जब मैं गिर रही थी तब तुमने मदद की थी, नहीं ना? तो अब माफी की उम्मीद मत रखो। संध्या आगे बढ़ी। उनके हाथ कमला के गले की तरफ बढ़े। कमला चीखने लगी, विक्रम बचाओ, विक्रम! दरवाजा खुला। विक्रम अंदर आया, पर तब तक संध्या गायब हो चुकी थी। कमला बेसुध होकर गिर गई। दोस्तों, उस रात के बाद कमला की हालत और खराब हो गई। वो पागल होने लगी, हर समय डरी हुई रहती, कहती कि संध्या उसे मारने आएगी। परिवार ने उसे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, मनोचिकित्सक के पास ले गए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। 6 महीने बाद फिर खबर आई। एक और महिला जो परिवार की दूर की रिश्तेदार थी और हवेली में रह रही थी, वो भी गर्भवती थी।
इस बार सब लोग डर गए। क्या फिर वही होगा? और हुआ भी वही। बच्चा पैदा हुआ, लड़की थी। पहले तो सब ठीक लगा, पर 3 महीने बाद बच्ची अचानक बीमार पड़ गई। तेज बुखार आया। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, पर बच्ची नहीं बची। फिर तीसरा बच्चा, फिर चौथा। हर बार वही होता, बच्चा पैदा होता, कुछ महीने ठीक रहता, फिर अचानक बीमार पड़ता और मर जाता। डॉक्टर हर बार कहते, हमें पता नहीं क्या हो रहा है, कोई मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। पर परिवार को पता था, ये संध्या का श्राप था। वो अपना बदला ले रही थी। 1 साल बीत गया, 5 बच्चे मर चुके थे। पूरे परिवार में कोहराम मच गया। अब कोई भी औरत गर्भवती होने से डर रही थी, क्योंकि सबको पता था कि बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। चौधरी साहब बिल्कुल टूट गए। उन्होंने कई तांत्रिकों को बुलाया, पंडितों को बुलाया। सबने अपने अपने उपाय किए। हवन हुए, पूजा हुई, मंत्र पढ़े गए, पर कुछ भी काम नहीं आया। एक दिन एक बहुत बड़े तांत्रिक बाबा आए। उन्होंने पूरी हवेली घूम कर देखी, फिर कहा, ये जो आत्मा है ये बहुत शक्तिशाली है और इसका गुस्सा जायज है। इसके साथ अन्याय हुआ है। जब तक इसे न्याय नहीं मिलेगा ये शांत नहीं होगी। तो क्या करें? चौधरी साहब ने पूछा। जिसने भी इस औरत को मारा है उसे सजा होनी चाहिए, पुलिस में केस होना चाहिए, तभी ये आत्मा शांत होगी। चौधरी साहब ने इनकार कर दिया। नहीं, हम पुलिस में नहीं जा सकते, हमारी इज्जत का सवाल है। बाबा ने कहा, तो फिर तैयार रहिए। ये आत्मा तब तक नहीं रुकेगी जब तक आपके पूरे वंश का नाश नहीं हो जाता। ये सुनकर सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात फिर से कुछ हुआ। राजेंद्र अपने कमरे में बैठे थे। अचानक उन्हें लगा जैसे कमरे का तापमान गिर गया है। ठंड लग रही थी। फिर उन्होंने देखा संध्या फिर आ गई थी। इस बार वो और करीब थी। संध्या, राजेंद्र ने कहा। मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है राजेंद्र, संध्या ने कहा। तुमने मुझे प्यार किया, तुमने मुझे मारा नहीं, पर तुम्हारा परिवार, उन्होंने मुझे धोखा दिया और अब मैं उनसे सब कुछ छीन लूंगी, जैसे उन्होंने मुझसे सब कुछ छीना। प्लीज संध्या, रुक जाओ। और कितनी मौतें चाहिए तुम्हें? जब तक इस वंश का आखिरी बच्चा नहीं मर जाता, जब तक चौधरी परिवार का नाम ही मिट नहीं जाता। नहीं संध्या, ये बेगुनाह बच्चों का क्या कसूर? संध्या की आंखों में आंसू आ गए। मेरे बच्चे का क्या कसूर था? उसने क्या गलती की थी? वो तो पैदा भी नहीं हुआ था, फिर भी उसे मार दिया गया। राजेंद्र के पास कोई जवाब नहीं था। संध्या ने कहा, मैं रुक सकती हूं, पर एक शर्त पर। क्या शर्त? कमला को पुलिस के हवाले करो, उसे सजा दिलवाओ, तभी मैं शांत होऊंगी। राजेंद्र ने सोचा, मैं कोशिश करूंगा। सिर्फ कोशिश नहीं, करना होगा, वरना तुम देख लोगे कि मैं क्या कर सकती हूं। यह कहकर संध्या गायब हो गई। दोस्तों, अब राजेंद्र के सामने बड़ा सवाल था। क्या वो अपने परिवार के खिलाफ जाएंगे? क्या वो कमला को पुलिस के हवाले करेंगे? उस साल का अंत आने वाला था। दिसंबर का महीना था। ठंड बढ़ने लगी थी। चौधरी परिवार अब हवेली में वापस लौट आया था। फार्म हाउस में रहने से कुछ फायदा नहीं हुआ था। संध्या की आत्मा तो हर जगह उनके साथ थी। राजेंद्र ने परिवार की मीटिंग बुलाई। सब लोग हॉल में इकट्ठा हुए। चौधरी साहब, विक्रम, कमला और घर के बाकी बड़े सदस्य। राजेंद्र ने कहा, हमें एक फैसला लेना होगा। हम इस तरह नहीं जी सकते, हर दिन डर में, हर बच्चे की मौत का इंतजार करते हुए। चौधरी साहब ने पूछा, तो तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि हम सच का सामना करें। जिसने भी संध्या को मारा उसे सामने आना होगा। पुलिस में केस होना चाहिए। कमला की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कांपने लगी। विक्रम ने कहा, भैया आप क्या कह रहे हैं? इससे तो हमारी बदनामी होगी। पूरे गांव में हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इज्जत? राजेंद्र ने गुस्से में कहा, इज्जत से ज्यादा जरूरी जिंदगी है। अगर हम अभी नहीं रुके तो हमारे वंश का कोई बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। चौधरी साहब चुप रहे। उन्हें पता था कि राजेंद्र सही कह रहे हैं, पर उन्हें अपनी इज्जत की भी फिक्र थी। तभी अचानक ऊपर से एक अजीब आवाज आई, छी छी छी। सब लोग चुप हो गए। ये आवाज क्या थी? झी झी झी। ये आवाज एक झूले की थी, जैसे कोई झूला हिल रहा हो। राजेंद्र ने कहा, यह आवाज कहां से आ रही है? सब लोग ऊपर की तरफ देखने लगे। आवाज पहली मंजिल से आ रही थी। विक्रम ने कहा, पर पहली मंजिल पर तो कोई झूला नहीं है, वो तो आंगन में है। राजेंद्र धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। बाकी सब भी पीछे पीछे चले। आवाज साफ सुनाई दे रही थी, झूले के हिलने की आवाज। वो एक कमरे के पास पहुंचे। वो कमरा जो पहले संध्या का था, जहां वो रहती थी। राजेंद्र ने दरवाजा खोला।
और जो दृश्य उन्होंने देखा वो उनके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। कमरे के बीचों बीच एक झूला लटक रहा था, छत से बंधा हुआ, और वो झूला अपने आप हिल रहा था बिना किसी के। झीं 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 सब लोग डर से जम गए। कमला तो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। राजेंद्र ने हिम्मत करके झूले के पास जाने की कोशिश की, पर जैसे ही वो करीब गए झूला तेजी से हिलने लगा और फिर एक आवाज़ सुनाई दी, एक लोरी, किसी औरत की आवाज़ में। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूढ़ के। दोस्तों, वो आवाज़ संध्या भाभी की थी। वो लोरी गा रही थी जैसे किसी बच्चे को सुला रही हो। राजेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। संध्या, ये तुम कर रही हो? लोरी रुक गई, झूला भी रुक गया और फिर एक फुसफुसाहट। मैं अपने बच्चे को सुला रही हूं, वो बच्चा जो कभी पैदा नहीं हुआ, जिसे इस झूले में झूलने का मौका नहीं मिला। सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। चौधरी साहब ने कहा, संध्या बेटी, मुझे माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। माफी? आवाज में गुस्सा था। अब माफी? जब मेरा बच्चा वापस नहीं आ सकता, जब मेरी जिंदगी वापस नहीं आ सकती। झूला फिर से तेजी से हिलने लगा, इतनी तेजी से कि लगा जैसे टूटकर गिर जाएगा। तभी अचानक कमरे की सारी खिड़कियां खुल गईं, तेज हवा चलने लगी और उस हवा में एक परछाई दिखी, संध्या की परछाई। वो झूले के पास खड़ी थी, उनकी पीठ सबकी तरफ थी। धीरे धीरे वो मुड़ी और जब सबने उनका चेहरा देखा तो सब चीख पड़े। संध्या का चेहरा वो वैसा नहीं था जैसा जिंदा में था। वो पीला था, सूखा हुआ था, आंखें धंसी हुई थीं और उनके माथे पर एक बड़ा सा घाव था, वही घाव जो उन्हें सीढ़ियों से गिरने पर लगा था। देखो, संध्या ने कहा, देखो मेरी ये हालत, ये तुम लोगों ने की है, तुम्हारे लालच ने की है। चौधरी साहब घुटनों के बल बैठ गए। माफ कर दो बेटी, माफ कर दो। मैं किसी को माफ नहीं करूंगी, खासकर उसे जिसने मुझे धक्का दिया। संध्या ने कमला की तरफ इशारा किया। कमला बेहोश पड़ी थी। ये औरत, इसने मेरी जिंदगी छीन ली और अब मैं इसकी जिंदगी छीनूंगी। विक्रम आगे आया। नहीं, प्लीज, कमला से गलती हो गई, पर उसे माफ कर दो। गलती? संध्या हंसने लगी। हत्या को तुम गलती कह रहे हो? वो डर गई थी। उसे लगा कि अगर मेरा बच्चा हुआ तो सारी जायदाद उसी को मिल जाएगी और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सही है ना? विक्रम चुप रह गया। संध्या ने कहा, तुम सब लालची हो, तुम्हें पैसों से प्यार है, इंसानों से नहीं, और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। झूला अचानक टूटकर गिर गया, जोर की आवाज हुई और संध्या गायब हो गई। सब लोग भागकर नीचे आ गए। कमला को उठाकर लाए, डॉक्टर को बुलाया। कमला होश में आई तो बस एक ही बात बोलती रही, वो मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी। दोस्तों, उस दिन के बाद से हवेली में रोज रात को वही होने लगा, झूले की आवाज, लोरी की आवाज और कभी कभी एक बच्चे के रोने की आवाज। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि वो आवाजें सिर्फ बड़ों को ही नहीं सुनाई देती थीं, घर के बच्चों को भी सुनाई देती थीं। अब मैं आपको बताता हूं एक और घटना के बारे में। ये घटना उसके कुछ हफ्ते बाद की है। चौधरी साहब का एक भतीजा था, मनोज। उसकी एक छोटी बेटी थी, आरुषि, 7 साल की, बहुत प्यारी बच्ची थी, बड़ी शरारती भी। एक दिन आरुषि अपने कमरे में खेल रही थी, उसकी माँ रसोई में थी। तभी उसने आरुषि को किसी से बात करते हुए सुना। हाँ, मुझे भी झूला बहुत पसंद है। माँ ने सोचा शायद वो अपनी गुड़िया से बात कर रही है, पर फिर उसने आरुषि को कहते हुए सुना, आप कौन हो आंटी? मैंने आपको पहले नहीं देखा। माँ के कान खड़े हो गए। कौन आंटी? कमरे में और कौन है? वो तेजी से कमरे में गई। आरुषि अकेली बैठी थी, हवा में किसी से बात कर रही थी। आरुषि, तू किससे बात कर रही है? आरुषि ने मासूमियत से कहा, माँ, ये आंटी से, वो बहुत अच्छी हैं। उन्होंने कहा कि वो मुझे झूला झुलाएंगी। माँ ने इधर उधर देखा, कमरे में कोई नहीं था। बेटा, यहाँ कोई आंटी नहीं है ना माँ? देखो, वो वहाँ खड़ी हैं। आरुषि ने खिड़की की तरफ इशारा किया। माँ ने देखा, खिड़की के पास एक हल्की सी परछाई थी, धुंधली सी, लाल रंग की साड़ी में। माँ की चीख निकल गई। वो आरुषि को उठाकर भागी। उस रात मनोज और उसकी पत्नी ने तय किया कि वो हवेली छोड़ देंगे। हम यहाँ नहीं रह सकते। संध्या की आत्मा अब बच्चों को भी दिख रही है। पर चौधरी साहब ने मना किया, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, यह हमारा घर है। पर पिताजी, बच्चों की जान खतरे में है। कोई खतरा नहीं है, बस तुम लोग डर गए हो। पर दोस्तों,
चौधरी साहब गलत थे। खतरा था और वो खतरा रोज बढ़ता जा रहा था। अगले कुछ दिनों में आरुषि का व्यवहार बदलने लगा। वो अक्सर अकेले में बैठी रहती, हवा में देखती रहती और मुस्कुराती रहती। उसकी माँ ने पूछा, बेटा तू क्या देख रही है? आंटी को। वो रोज आती हैं, मुझे कहानियां सुनाती हैं। कौन सी कहानियां? अपनी कहानियां, कि कैसे उन्हें धक्का दिया गया, कैसे उनका बच्चा मर गया। वो बहुत दुखी हैं माँ। माँ के रोंगटे खड़े हो गए। संध्या अब आरुषि से बात कर रही थी। एक रात आरुषि की माँ देर रात जागी। उसने देखा कि आरुषि का बिस्तर खाली है। वो घबरा गई। आरुषि, आरुषि कहाँ है? वो पूरे घर में ढूंढने लगी। फिर उसे आवाज सुनाई दी, झूले की आवाज। आंगन से आ रही थी। वो भागी, आंगन में जाकर देखा आरुषि झूले पर बैठी थी और झूला अपने आप हिल रहा था। आरुषि, माँ चीखी। आरुषि ने मुड़कर देखा, वो मुस्कुरा रही थी। माँ देखो, आंटी मुझे झूला झुला रही हैं। माँ ने देखा, झूले के पीछे एक परछाई थी, किसी औरत की। वो झूला धक्का दे रही थी। माँ भागकर आरुषि के पास गई, उसे झूले से उतारा और अंदर ले आई। आरुषि, तू फिर कभी उस आंटी से बात नहीं करेगी, समझी? आरुषि रोने लगी। पर माँ, वो इतनी अच्छी हैं। वो सिर्फ अपने बच्चे से मिलना चाहती हैं। नहीं, तू उनसे दूर रहेगी। पर दोस्तों, बच्चे कहाँ समझते हैं। आरुषि को तो बस एक नई दोस्त मिल गई थी। वो नहीं जानती थी कि वो दोस्त एक भूत है। अगले दिन शाम को आरुषि फिर से गायब हो गई। सब लोग उसे ढूंढने लगे, पूरे घर में, बाहर, हर जगह। फिर राजेंद्र को ख्याल आया। वो पुराने कमरे में चेक किया जहां झूला था। सब लोग दौड़कर उस कमरे में गए, दरवाजा खोला और जो दृश्य देखा वो सबको हिला देने वाला था। आरुषि कमरे के बीच में खड़ी थी। उसके सामने संध्या खड़ी थी, एकदम साफ, स्पष्ट। अब वो सिर्फ परछाई नहीं थी, वो पूरी तरह दिख रही थी। संध्या आरुषि के सिर पर हाथ फेर रही थी, प्यार से, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी लगती हो, संध्या कह रही थी। काश मेरी भी एक बेटी होती, आरुषि ने मासूमियत से कहा। आंटी, आप दुखी क्यों हैं? क्योंकि बेटा, मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ पाया, किसी ने उसे मुझसे छीन लिया। मनोज आगे बढ़ा। संध्या भाभी, प्लीज आरुषि को जाने दो। संध्या ने मुड़कर देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। मैं इस बच्ची को कुछ नहीं करूंगी, ये बेगुनाह है। मुझे तो उससे बदला लेना है जिसने मेरे बच्चे को मारा। कमला को माफ कर दो भाभी, वो बहुत पछता रही है। पछतावा? संध्या हंसने लगी। पछतावा सजा नहीं है, सजा तो मिलनी ही चाहिए। आरुषि ने संध्या का हाथ पकड़ा। आंटी, माफ कर दो ना। अगर आप किसी को माफ कर दोगी तो आपको भी शांति मिलेगी। संध्या ने आरुषि को देखा। एक पल के लिए उनके चेहरे पर नरमी आई, जैसे वो सोच रही हों, पर फिर उनका चेहरा फिर से सख्त हो गया। नहीं, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। वो गायब हो गई। आरुषि की मां ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। तू ठीक है ना बेटा? आरुष ने हाँ में सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में दुख था। मां, वो आंटी बहुत दुखी हैं, उन्हें किसी ने बहुत तकलीफ दी है। दोस्तों, उस रात के बाद चौधरी साहब को एहसास हो गया कि अब और नहीं चल सकता। संध्या की आत्मा अब बच्चों से भी मिलने लगी थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ बहुत बुरा होने वाला था। उन्होंने रात को पूरे परिवार की मीटिंग बुलाई। सब लोग इकट्ठा हुए। चौधरी साहब ने कहा, अब हमें एक फैसला लेना होगा। या तो हम कमला को पुलिस के हवाले करें, या फिर क्या? विक्रम ने पूछा। या फिर हम सब ये घर छोड़ दें, हमेशा के लिए। सब चुप रहे। घर छोड़ना, वो घर जो पीढ़ियों से उनका था। राजेंद्र ने कहा, पिताजी, घर छोड़ने से कुछ नहीं होगा। संध्या की आत्मा तो हमारे साथ ही आएगी, जैसे फार्म हाउस में आई थी। उसे तो न्याय चाहिए। चौधरी साहब ने सिर हिलाया। तो फिर क्या करें? पर इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, एक आवाज गूंजी पूरे घर में, चलो माँ के पास चलो। ये आवाज संध्या की थी, पर वो किसी बच्चे को बुला रही थी। सब लोग घबरा गए। किसे बुला रही हैं वो? तभी आरुषि अपने कमरे से बाहर निकली। उसकी आंखें बंद थीं, वो नींद में चल रही थी। आरुषि, उसकी मां चीखी, पर आरुषि ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीढ़ियों की तरफ चलने लगी। सब लोग उसके पीछे भागे, पर जैसे ही वो उसे पकड़ने की कोशिश करते, आरुषि और तेजी से चलने लगती। आरुषि, रुक जा! पर वो नहीं रुकी। वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगी, और सबसे डरावनी बात, वो उन्हीं सीढ़ियों पर चढ़ रही थी जहां से संध्या गिरी थी। राजेंद्र आगे बढ़े।
उन्होंने आरुषि को पकड़ने की कोशिश की, पर तभी एक अदृश्य ताकत ने उन्हें पीछे धकेल दिया। आरुषि सीढ़ियों के सबसे ऊपर पहुंच गई। वहां संध्या खड़ी थी, हाथ फैलाए हुए। आजा बेटा, मां के पास। आरुषि उनकी तरफ चलने लगी। सब लोग चीख रहे थे, नहीं आरुषि रुक जा, पर वो सुन नहीं रही थी, जैसे किसी सम्मोहन में हो। और फिर जैसे ही आरुषि संध्या के पास पहुंची, संध्या ने उसे गले लगा लिया। मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची। संध्या ने आरुषि को गले लगा रखा था। सब लोग डर से कांप रहे थे। मनोज और उसकी पत्नी घुटनों के बल गिर गए। भाभी प्लीज हमारी बेटी को छोड़ दो, मनोज गिड़गिड़ाने लगा। पर संध्या कुछ नहीं बोली। वो बस आरुषि को गले लगाए खड़ी रही। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे वो किसी गहरी याद में खो गई हों। फिर धीरे धीरे उन्होंने आंखें खोली। उनके गालों पर आंसू बह रहे थे। काश, उन्होंने कहा, काश मेरी भी एक बेटी होती। मैं भी उसे ऐसे ही गले लगाती, उसे प्यार करती, उसके लिए लोरी गाती। पर मुझे ये सब करने का मौका ही नहीं मिला। राजेंद्र ने हिम्मत करके कहा, संध्या तुम आरुषि को नुकसान नहीं पहुंचाओगी ना? वो बेगुनाह है। संध्या ने आरुषि को देखा, उसके बालों पर हाथ फेरा। नहीं, मैं इस मासूम बच्ची को कुछ नहीं करूंगी। ये बच्ची, ये तो मुझे अपनी बेटी जैसी लगती है। वो आरुषि को धीरे से नीचे बिठा दिया। आरुषि की आंखें खुली। उसने चारों तरफ देखा, फिर अपनी मां को देखा और रोने लगी। उसकी मां दौड़कर उसे गले लगा ली। तू ठीक है ना बेटा? आरुषि ने हाँ में सिर हिलाया। संध्या ने सब लोगों को देखा। उनका चेहरा अब बहुत दुखी लग रहा था। गुस्सा नहीं था, बस दुख था, गहरा दुख। तुम लोग सोचते हो कि मैं बदला लेना चाहती हूं? हाँ, मैं बदला चाहती हूं, पर सिर्फ उससे जिसने मुझे मारा, बाकी सबसे नहीं, और सबसे कम बेगुनाह बच्चों से। चौधरी साहब आगे बढ़े। संध्या बेटी, हमसे गलती हो गई। हम तुम्हें न्याय नहीं दिला पाए, पर अब हम कुछ भी करने को तैयार हैं। बस तुम कहो तुम्हें क्या चाहिए। संध्या ने एक गहरी सांस ली। मुझे न्याय चाहिए। मुझे चाहिए कि जिसने मुझे मारा वो सामने आए, वो स्वीकार करे कि उसने क्या किया और वो सज़ा भुगते। अगर वो सामने आ जाए तो मैं शांत हो जाऊंगी। मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगी और अपनी मंजिल की तरफ चली जाऊंगी। सब लोगों ने एक दूसरे को देखा। फिर सबकी निगाहें कमला पर गईं। कमला कोने में सिकुड़ी बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, हाथ कांप रहे थे। विक्रम ने उसे देखा, फिर संध्या को देखा, फिर अपने परिवार को। उसे एक फैसला लेना था, अपनी पत्नी को बचाना था या फिर पूरे परिवार को इस श्राप से मुक्त करना था। धीरे धीरे वो कमला के पास गया, उसके सामने बैठ गया। कमला, उसने धीरे से कहा, सच बोलो, तुमने संध्या भाभी को धक्का दिया था। कमला रोने लगी। मैं बोलो, सच बोलो। कमला का रोना तेज हो गया। उसके पूरे शरीर में कंपन आने लगा और फिर उसके मुंह से शब्द निकले। हाँ, वो फुसफुसाई, हाँ मैंने किया था। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सबको शक तो था, पर जब सच सामने आया तो सबके होश उड़ गए। राजेंद्र आगे बढ़े, उनकी आंखों में आग थी। तुमने मेरी संध्या को मारा? कमला सिर झुकाए बैठी रही। क्यों किया तुमने ऐसा? कमला ने रोते हुए कहा, मैं डर गई थी। मुझे लगा कि अगर संध्या का बच्चा हुआ तो सारी जायदाद उसे मिल जाएगी और हमें कुछ नहीं मिलेगा। विक्रम हमेशा कहते थे कि राजेंद्र भैया को सब कुछ मिल जाता है। हम दोनों भाई होते हुए भी मुझे लगा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो तुमने हत्या कर दी? राजेंद्र चीख पड़े। तुमने मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे को मार दिया? कमला बस रोती रही। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। कमला, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे। चौधरी साहब वहीं बैठ गए। उनका सिर चकरा गया। मेरे घर में हत्या हुई और मुझे पता भी नहीं चला। संध्या, जो अब तक खामोश खड़ी थी, धीरे धीरे कमला की तरफ बढ़ी। कमला डर से कांपने लगी। नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। संध्या ने कमला के सामने रुककर उसे देखा। उनकी आंखों में गुस्सा था, पर उससे ज्यादा दुख था। तुमने सिर्फ मुझे नहीं मारा, संध्या ने कहा, तुमने मेरे बच्चे को भी मारा। एक ऐसे बच्चे को जो इस दुनिया में भी नहीं आया था, जिसने कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी, जिसने कभी अपनी मां की आवाज नहीं सुनी। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया।
मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि क्या नहीं पता था कि मैं मर जाऊंगी, कि मेरा बच्चा मर जाएगा। तुम जानती थी। तुमने जानबूझकर मुझे धक्का दिया। उस समय तुम्हें सिर्फ जायदाद दिखी, एक इंसान की जान नहीं। कमला के पास कोई जवाब नहीं था। राजेंद्र ने फ़ोन निकाला। मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। नहीं, विक्रम ने कहा। भैया प्लीज़, कमला से गलती हो गई, पर अगर पुलिस आ गई तो क्या? तो हमारी इज्जत चली जाएगी, राजेंद्र ने गुस्से में कहा। इज्जत? जब मेरी पत्नी मरी तब तुम्हें इज्जत की याद नहीं आई, अब आ रही है? चौधरी साहब ने राजेंद्र का हाथ पकड़ा। बेटा ठहरो, पहले संध्या से पूछ लें। उसने कहा था कि अगर सच सामने आ गया तो वो शांत हो जाएगी। राजेंद्र ने संध्या की तरफ देखा। संध्या, तुम्हें क्या चाहिए? संध्या ने कमला को देखा, फिर पूरे परिवार को। मुझे न्याय चाहिए, उन्होंने कहा, पर सिर्फ कानूनी न्याय नहीं। मुझे चाहिए कि कमला अपनी गलती स्वीकार करे, पूरे गांव के सामने, सबके सामने कहे कि उसने क्या किया, और वो जो कुछ भी कर सकती है वो करे, मेरे और मेरे बच्चे के लिए। तुम्हारा मतलब? संध्या ने गहरी सांस ली। कमला, अगर तुम सच में पछता रही हो तो मेरे लिए एक काम करो। कमला ने डरते हुए पूछा। क्या? मेरे बच्चे का, जो कभी पैदा नहीं हुआ, उसके नाम पर कुछ करो। कोई स्कूल बनवाओ, कोई अनाथालय, कुछ ऐसा जो बच्चों के काम आए, ताकि मेरे बच्चे की याद में कम से कम किसी के काम तो आ सके। कमला ने सिर हिलाया। मैं करूँगी, मैं सब कुछ करूँगी। और संध्या ने आगे कहा, तुम पुलिस में जाओगी, अपना जुर्म कबूल करोगी, जो भी सज़ा मिलेगी भुगतोगी। कमला रोने लगी, पर उसने हाँ में सिर हिलाया। संध्या ने चौधरी साहब को देखा। और आप सबसे बड़ी गलती ये की कि जब संदेह था तब भी आपने सच जानने की कोशिश नहीं की। इज्जत बचाने के चक्कर में सच को दबा दिया। अब आप वादा करें कि अब से कभी ऐसा नहीं होगा। चौधरी साहब ने आंसू पोंछे। मैं वादा करता हूँ बेटी, मैं वादा करता हूँ। संध्या ने राजेंद्र को देखा। उनकी आंखों में प्यार था। और तुम हमेशा अच्छे रहे। तुमने मुझे प्यार दिया, तुम्हें कोई दोष नहीं। पर एक बात याद रखना, जिंदगी इज्जत से ज़्यादा कीमती है, और सच हमेशा सामने आना चाहिए। राजेंद्र रोने लगे। संध्या, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। संध्या मुस्कुराई, एक दुखी मुस्कान। अब मैं जा रही हूँ, मुझे मेरी शांति मिल गई, मुझे न्याय मिल गया। वो धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, जैसे हवा में घुल रही हो। संध्या रुको, राजेंद्र चिल्लाए, पर संध्या मुस्कुराती रही। अलविदा राजेंद्र, अगले जन्म में शायद हम फिर मिलें, और उस जन्म में शायद हमारा बच्चा इस दुनिया में आ पाए। और वो गायब हो गई। दोस्तों, उस रात चौधरी हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। पहली बार इतने महीनों में कोई आवाज़ नहीं आई, कोई फुसफुसाहट नहीं हुई, झूले की कोई आहट नहीं आई। संध्या भाभी को उनकी शांति मिल गई थी। अगले दिन कमला खुद पुलिस स्टेशन गई। उसने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने केस दर्ज किया। कमला को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में केस चला। कमला को 7 साल की सज़ा सुनाई गई। चौधरी परिवार की इज्जत पर तो बट्टा लगा। पूरे गांव में चर्चा हुई, लोग बातें करने लगे। पर परिवार ने सच का सामना किया। उन्होंने अपनी गलती मानी, और संध्या भाभी के बच्चे के नाम पर एक स्कूल बना। संध्या शिशु मंदिर नाम रखा गया। उस स्कूल में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। दोस्तों, ये कहानी मुझे बहुत कुछ सिखा गई। सिखाया कि लालच इंसान को कहाँ तक ले जा सकता है। सिखाया कि सच को कभी दबाना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सिखाया कि इज्जत से ज़्यादा ज़रूरी है इंसानियत। कमला की गिरफ्तारी के बाद 3 महीने बीत गए। चौधरी हवेली में शांति थी। कोई अजीबोगरीब घटना नहीं हुई, न कोई आवाज़ आई, न कोई परछाई दिखी। लगा जैसे सच में संध्या भाभी शांत होकर चली गई हैं। राजेंद्र धीरे धीरे अपनी जिंदगी में लौटने लगे। वो फिर से अपने बिजनेस में ध्यान देने लगे। चौधरी साहब भी थोड़े सामान्य हुए। विक्रम, वो बहुत टूट गया था। उसकी पत्नी जेल में थी। उसका अपना भाई उससे ठीक से बात नहीं करता था। पर फिर मार्च के महीने में कुछ हुआ जिसने सबको फिर से हिला दिया। विक्रम की एक दूर की चचेरी बहन थी, प्रिया। वो शहर में रहती थी, पर उसे हवेली की कहानी सुनकर बहुत दिलचस्पी हुई। वो एक बार हवेली देखना चाहती थी। भैया, मैं एक बार आना चाहती हूँ, उसने विक्रम को फ़ोन पर कहा। मैंने इतनी कहानियाँ सुनी हैं, देखना चाहती हूँ। विक्रम ने मना किया। प्रिया, तू यहाँ मत आ, अभी भी।
अभी भी यहाँ अजीब सा माहौल है। पर प्रिया नहीं मानी। अरे अब तो सब शांत हो गया ना। कमला भाभी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, संध्या भाभी की आत्मा भी चली गई, तो अब क्या डर। आखिरकार विक्रम मान गया। प्रिया अपने पति और छोटे बेटे के साथ हवेली आई। उसका बेटा आरुष करीब 8 साल का था। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि मुझे इस घटना के बारे में कैसे पता चला। प्रिया की सहेली मेरी बहन की दोस्त थी और उस रात जो कुछ हुआ वो प्रिया ने खुद अपनी सहेली को बताया था और मेरी बहन ने मुझे। तो वो रात थी 15 मार्च की। प्रिया, उसका पति राहुल और बेटा आरुष हवेली में रुकने के लिए आए। शाम को सब लोग साथ बैठे, चाय पी, बातें की। आरुष बाहर आंगन में खेल रहा था। रात करीब 8 बजे प्रिया ने आरुष को आवाज़ दी, आरुष अंदर आजा बेटा, रात हो गई। पर आरुष नहीं आया। प्रिया बाहर गई। आंगन में देखा, आरुष झूले के पास खड़ा था, झूले को घूर रहा था। आरुष, क्या हुआ बेटा? आरुष ने मुड़कर देखा। माँ, ये झूला ये अपने आप हिल रहा था। प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। क्या? नहीं बेटा, तू गलत देख रहा है। चल अंदर चल। उसने आरुष का हाथ पकड़ा और अंदर ले आई। रात को खाना खाने के बाद सब लोग सोने चले गए। प्रिया, राहुल और आरुष को पहली मंजिल पर एक कमरा दिया गया, वही कमरा जो कभी संध्या भाभी का था। विक्रम ने कहा था, भाभी कोई और कमरा ले लो, ये कमरा। पर प्रिया ने हंसते हुए कहा, अरे मैं नहीं डरती ऐसी बातों से, ये तो बस कहानियां हैं। रात के 11 बज चुके थे। प्रिया और राहुल सो गए, आरुष भी सो गया था। पर रात के करीब 2 बजे आरुष की आंख खुल गई। उसे प्यास लगी थी। वो उठा। पानी की बोतल खत्म हो चुकी थी। उसने सोचा कि नीचे जाकर पानी पी आए। वो धीरे से कमरे से बाहर निकला, सीढ़ियों की तरफ चलने लगा। हॉल में हल्की रोशनी थी, बाहर से चांद की रोशनी आ रही थी। तभी अचानक उसे कुछ सुनाई दिया, छी छी छी, झूले की आवाज। फिर से आरुष रुक गया। उसने नीचे आंगन की तरफ देखा। वहां अंधेरा था, पर झूले की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जी जी जी। आरुष को डर लगा, पर उसकी जिज्ञासा भी जागी। कौन इतनी रात को झूला झूल रहा है? वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा, नीचे पहुंचा, आंगन की तरफ देखा, और जो उसने देखा वो उसके लिए सदमे जैसा था। झूला सच में हिल रहा था और उस पर एक औरत बैठी थी, लाल साड़ी में। उसकी पीठ आरुष की तरफ थी। आरुष डर गया। वो वापस जाने लगा, पर तभी वो औरत बोली, रुक जाओ बेटा। आरुष रुक गया। वो आवाज बहुत प्यारी थी, दुखी थी पर प्यारी थी। औरत धीरे धीरे मुड़ी और आरुष ने उसका चेहरा देखा। दोस्तों, वो चेहरा डरावना नहीं था, वो बहुत सुंदर था, बस बहुत दुखी था। आंखों में आंसू थे। तुम कौन हो? आरुष ने डरते हुए पूछा। औरत ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं इस घर में रहती थी, बहुत पहले। तो अब क्यों नहीं रहती? औरत ने अपने पेट पर हाथ रखा। क्योंकि मुझे यहां से जाना पड़ा, मेरा और मेरे बच्चे का। आरुष समझ नहीं पाया, पर उसे वो औरत बहुत दुखी लगी। आंटी, आप रो रही हैं? औरत ने आंसू पोंछे। हाँ बेटा, मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि मेरा बच्चा वो कभी इस दुनिया में नहीं आया। क्यों? क्योंकि किसी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। आरुष ने उसे देखा, फिर धीरे से उसके पास गया। आंटी, अगर आप दुखी हैं तो मैं आपको हग कर सकता हूं। मेरी टीचर कहती है कि हग से दुख कम हो जाता है। औरत की आंखों में और आंसू आ गए। उसने आरुष को गले लगा लिया। तुम बहुत अच्छे हो बेटा, काश मेरा भी एक बेटा होता। आरुष ने कहा, आंटी अब मत रोइए, देखो मैं आपका बेटा बन सकता हूं। आप जब भी दुखी हों तो मुझे बुला लेना। संध्या, क्योंकि वो संध्या ही थी, ने आरुष को और जोर से गले लगाया। तुम नहीं समझते बेटा, मैं इस दुनिया की नहीं रही। मतलब मैं एक आत्मा हूं, मैं मर चुकी हूं। आरुष डर गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर संध्या ने उसे रोका। डरो मत बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मुझे तो बस अपने बच्चे की याद आ रही थी, और तुम उसी जैसे लग रहे हो। आरुष थोड़ा शांत हुआ। आंटी, आप यहां क्यों हो? आपको तो शांति मिल गई थी ना? संध्या ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, मुझे न्याय मिल गया, पर शांति नहीं मिली, क्योंकि मेरा बच्चा वो तो वापस नहीं आ सकता ना। तो आप हमेशा यहीं रहेंगी? नहीं बेटा,
मैं जल्द ही चली जाऊंगी। बस आखिरी बार अपने घर को देख रही थी। वो झूला जहां मैं अपने बच्चे को झुलाती, वो कमरा जहां मैं उसके लिए लोरी गाती, सब कुछ। आरुष ने कहा, आंटी, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपको शांति मिले। संध्या मुस्कुराई। तुम बहुत अच्छे हो बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। अब जाओ, अपनी मां के पास जाओ, वो परेशान होंगी। आरुष ने हाँ में सिर हिलाया। वो जाने लगा, पर फिर मुड़ा। आंटी, एक बात। हाँ बेटा, अगर अगले जन्म में आपका बच्चा हो तो क्या मैं उसका दोस्त बन सकता हूं? संध्या की आंखों में आंसू आ गए। जरूर बेटा, जरूर। आरुष मुस्कुराया और ऊपर चला गया। संध्या वहीं झूले पर बैठी रही, धीरे धीरे झूला हिलाती रही और अपने बच्चे के लिए लोरी गाती रही। चंदा मामा दूर के, पुएं पकाए बूढ़ के। दोस्तों, अगली सुबह जब आरुष ने अपनी मां को यह बात बताई तो प्रिया की जान सूख गई। उसने तुरंत सामान पैक किया और हवेली छोड़ दी। पर जाने से पहले उसने राजेंद्र से पूछा, भैया, क्या संध्या भाभी की आत्मा अभी भी यहां है? राजेंद्र ने सिर झुकाया। शायद वो कभी पूरी तरह नहीं जा सकती, क्योंकि उनका दर्द वो कभी खत्म नहीं हो सकता। उस दिन के बाद से हवेली में रोज रात को वही होने लगा। झूले की आवाज, लोरी की आवाज और कभी कभी किसी के रोने की आवाज। चौधरी साहब ने कई बार कोशिश की कि संध्या की आत्मा को शांति मिले। पंडितों को बुलाया, तांत्रिकों को बुलाया, पर कुछ काम नहीं आया। एक बार एक बहुत बड़े साधु आए। उन्होंने हवेली घूमी, फिर कहा, इस आत्मा को शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि इसका दुख बहुत गहरा है। एक माँ अपने बच्चे को खो चुकी है, और वो भी जन्म से पहले। ऐसा दुख वो कभी नहीं भूलता। तो क्या करे? चौधरी साहब ने पूछा। साधु ने कहा, कुछ मत करो, इसे यहीं रहने दो। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस अपने दुख में डूबी रहती है। इसे इसकी शांति मिल जाए अपने तरीके से। और सच में उसके बाद से परिवार ने संध्या की आत्मा को वहीं रहने दिया। वो हवेली का हिस्सा बन गई। रोज रात को झूले की आवाज आती, लोरी की आवाज आती, पर अब किसी को डर नहीं लगता था। बल्कि राजेंद्र रोज रात को संध्या की तस्वीर के सामने दिया जलाते, उनसे बात करते। संध्या, मुझे पता है तुम यहीं हो, मुझे पता है तुम सुन रही हो। मैं रोज तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूं। काश मैं कुछ कर पाता। और कभी कभी बहुत धीरे से हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई देती, मुझे पता है राजेंद्र, मुझे पता है। दोस्तों, ये कहानी अभी भी जारी है, क्योंकि चौधरी हवेली में आज भी 2025 में भी रात को वही आवाजें आती हैं। झूला हिलता है, लोरी सुनाई देती है, और जो लोग वहां से गुजरते हैं वो कहते हैं कि कभी कभी खिड़की में एक औरत दिखती है, लाल साड़ी में, हाथ अपने पेट पर रखे, जैसे अपने बच्चे को महसूस कर रही हो। एक माँ जो कभी माँ नहीं बन पाई, एक बच्चा जो कभी पैदा नहीं हुआ, और एक दुख जो कभी खत्म नहीं होगा। जून का महीना था, गर्मी बहुत थी। चौधरी हवेली में जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी। संध्या की आत्मा अभी भी वहां थी, पर अब वो किसी को परेशान नहीं करती थी, बस रात को अपने दुख में डूबी रहती थी। राजेंद्र का बिजनेस फिर से पटरी पर आ गया था। विक्रम भी धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, हालांकि उसकी पत्नी अभी भी जेल में थी। तभी एक दिन एक खबर आई, एक ऐसी खबर जिसने पूरे परिवार को झकझोर दिया। विक्रम की एक दोस्त की पत्नी गर्भवती थी। वो हवेली के पास ही रहते थे। विक्रम और उसके दोस्त अक्षय की अच्छी दोस्ती थी। अक्षय ने विक्रम से कहा, यार, मेरी पत्नी रेखा गर्भवती है, हम बहुत खुश हैं, तू भी आशीर्वाद देने आ। विक्रम गया, रेखा को बधाई दी, पर उसके मन में एक डर था, एक अजीब सा डर। कहीं संध्या का श्राप अब भी नहीं। उसने सोचा, संध्या को न्याय मिल गया, कमला सजा काट रही है, अब कोई खतरा नहीं है। पर दोस्तों, वो गलत था। रेखा के 9 महीने पूरे हुए, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नॉर्मल डिलीवरी होनी थी, सब कुछ सामान्य था। डॉक्टरों ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है। पर डिलीवरी के दौरान कुछ अजीब होने लगा। रेखा को तेज दर्द शुरू हुआ। डॉक्टर ने कहा, यह नॉर्मल है, डिलीवरी का दर्द है। पर रेखा चीखने लगी, नहीं, ये सामान्य दर्द नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंदर से खींच रहा है। डॉक्टर घबरा गए। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी सिजेरियन की तैयारी शुरू की। ऑपरेशन हुआ, बच्चा बाहर आया, एक प्यारा सा लड़का। पहले तो लगा सब ठीक है, बच्चा रो रहा था, सांस ले रहा था। अक्षय बहुत खुश हुआ, एक बेटा, मेरा बेटा।
बच्चे को साफ करके चेक करके रेखा की गोद में रखा गया। रेखा रो रही थी, खुशी के आंसू। पर फिर अचानक बच्चा चुप हो गया। रेखा ने देखा, डॉक्टर, बच्चा बच्चा रो क्यों नहीं रहा? नर्स ने तुरंत बच्चे को उठाया, चेक किया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। डॉक्टर, बच्चे की सांस नहीं आ रही। डॉक्टर दौड़े, तुरंत सीपीआर शुरू किया, बच्चे को बचाने की हर कोशिश की। पर दोस्तों, कुछ काम नहीं आया। सिर्फ 10 मिनट के जीवन के बाद वो बच्चा चला गया। डॉक्टर ने अक्षय से कहा, मुझे बहुत अफसोस है, हमने पूरी कोशिश की पर बच्चे को नहीं बचा पाए। अक्षय वहीं बैठ गया, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। क्यों क्यों मेरा बच्चा? वो तो ठीक था, रो रहा था। फिर अचानक डॉक्टर ने कहा, हमें नहीं पता, कोई मेडिकल रीजन नहीं मिल रहा, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। फिर भी अचानक रेखा की चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। विक्रम को जब यह खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत अस्पताल पहुंचा। अक्षय रो रहा था, विक्रम, मेरा बच्चा, वो चला गया। डॉक्टर कह रहे हैं कोई कारण नहीं मिल रहा। विक्रम का दिमाग घूमने लगा, कोई कारण नहीं, बच्चा स्वस्थ था फिर भी मर गया। ये तो वही पैटर्न है जो उसे संध्या याद आई। उसका श्राप, तुम्हारा वंश मेरी कोख में डूबेगा। पर रुको, अक्षय तो चौधरी परिवार का हिस्सा नहीं है, फिर उसके बच्चे को क्यों? तभी उसे याद आया, अक्षय की पत्नी रेखा वो चौधरी परिवार से थी, वो चौधरी साहब की दूर की भतीजी थी। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब संध्या का श्राप अभी भी जारी है, सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं है। वो तुरंत हवेली वापस आया, राजेंद्र को सब बताया। राजेंद्र भी घबरा गए, क्या रेखा का बच्चा भी? हाँ भैया, और डॉक्टर कह रहे हैं कोई कारण नहीं मिल रहा। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले। राजेंद्र ने चौधरी साहब को बुलाया, सबको बताया। चौधरी साहब बैठ गए। मतलब संध्या का श्राप अभी भी है? वो अभी भी? लगता तो यही है पिताजी। उस रात राजेंद्र अकेले हॉल में बैठे थे। रात के 2 बज चुके थे। तभी उन्हें लगा जैसे कोई उनके पास है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, संध्या खड़ी थी। संध्या, राजेंद्र ने कहा, तुमने रेखा के बच्चे को? संध्या की आंखों में आंसू थे, पर उनके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। हाँ, मैंने किया। क्यों? रेखा का क्या कसूर? उसके बच्चे का क्या कसूर? कसूर? संध्या हंसने लगी, एक दुखी हंसी। जब मेरे बच्चे को मारा गया तब उसका क्या कसूर था? वो तो पैदा भी नहीं हुआ था। पर संध्या, तुम्हें न्याय मिल गया। कमला जेल में है। तुमने कहा था कि तुम शांत हो जाओगी। मैंने कहा था कि मुझे न्याय मिल जाएगा, पर मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा श्राप खत्म हो जाएगा। राजेंद्र के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब तुम और भी बच्चों को? हाँ, संध्या ने साफ साफ कहा, जब तक चौधरी वंश का एक भी बच्चा जिंदा रहेगा मेरा श्राप जारी रहेगा। जैसे मेरी कोख खाली रह गई वैसे ही इस पूरे वंश की कोख खाली रहेगी। नहीं संध्या, यह गलत है। बेगुनाह बच्चों का क्या कसूर? संध्या की आंखों में गुस्सा आ गया। बेगुनाह? मेरा बच्चा बेगुनाह नहीं था। उसने क्या किया था? फिर भी उसे मार दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो इस वंश का वारिस था। पर संध्या, ये तो अन्याय है। अन्याय? संध्या चीखी। मेरे साथ जो हुआ वो अन्याय नहीं था। मुझे सीढ़ियों से धक्का देना अन्याय नहीं था। मेरे बच्चे को मारना अन्याय नहीं था। राजेंद्र के पास कोई जवाब नहीं था। संध्या ने गहरी सांस ली। राजेंद्र, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम अच्छे थे, तुमने मुझे प्यार दिया, पर तुम भी इस वंश का हिस्सा हो और ये वंश, इसने मुझसे सब कुछ छीना। अब मैं इससे सब कुछ छीनूंगी। तो अब क्या होगा? संध्या ने आसमान की तरफ देखा। अब हर बच्चा जो इस वंश में पैदा होगा वो जिंदा नहीं रहेगा। कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल, पर आखिर में वो मरेगा। जब तक इस वंश का नाम ही मिट नहीं जाता। नहीं, ये नहीं हो सकता। हो सकता है और होगा, संध्या ने कहा, क्योंकि मैंने वादा किया था तुम्हारा वंश मेरी कोख में डूबेगा और ये वादा, ये पूरा होगा। ये कहकर संध्या गायब हो गई। राजेंद्र वहीं बैठे रह गए। उनका दिल बैठ गया था। क्या सच में अब कोई उम्मीद नहीं बची? अगली सुबह उन्होंने पूरे परिवार को बुलाया, सबको बताया कि संध्या ने क्या कहा। सब लोग सन्नाटे में आ गए। चौधरी साहब ने कहा, मतलब हमारे वंश का अब कोई भविष्य नहीं? लगता तो यही है पिताजी। विक्रम ने कहा, तो क्या करें? हम कैसे इस श्राप से बचें? राजेंद्र ने सिर हिलाया।
मुझे नहीं पता, शायद कोई उपाय नहीं है। उस दिन के बाद चौधरी परिवार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। सबको पता था कि उनका वंश अब खत्म होने वाला है। कोई बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। और सच में अगले कुछ सालों में 3 और बच्चे मरे, सब चौधरी वंश के। कोई पैदा होते ही मरा, कोई कुछ महीने जिया, कोई 2 साल, पर आखिर में सब मर गए। डॉक्टर हर बार यही कहते, कोई कारण नहीं मिल रहा, ये बहुत अजीब है। पर परिवार को पता था ये अजीब नहीं था, ये श्राप था, संध्या का श्राप। दोस्तों, आज 2025 में चौधरी परिवार में कोई नया बच्चा पैदा नहीं हुआ है पिछले 5 साल से, क्योंकि अब कोई औरत गर्भवती होने से डरती है। सबको पता है कि बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। वंश धीरे धीरे खत्म हो रहा है। चौधरी साहब अब बहुत बूढ़े हो गए हैं। राजेंद्र की कोई औलाद नहीं है, विक्रम की भी नहीं। और हवेली में आज भी रात को वही आवाज़ें आती हैं, झूले की आवाज़, लोरी की आवाज़ और कभी कभी एक औरत के हंसने की आवाज़, क्योंकि संध्या का बदला पूरा हो रहा है। धीरे धीरे पर पूरा हो रहा है। रेखा के बच्चे की मौत के बाद 3 साल बीत गए। इन 3 सालों में चौधरी परिवार में 3 और बच्चे पैदा हुए और तीनों मर गए। कोई 3 दिन जिया, कोई 2 महीने, कोई 1 साल, पर आखिर में सब चले गए। परिवार पूरी तरह टूट चुका था। अब किसी में हिम्मत नहीं बची थी, सब हार मान चुके थे। चौधरी साहब अब 80 के करीब पहुंच गए थे। उनकी सेहत भी बिगड़ने लगी थी। एक दिन उन्हें हार्ट अटैक आया। हल्का था, पर डॉक्टर ने वार्निंग दे दी, चौधरी साहब आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आपकी उम्र हो गई है, अब आराम कीजिए। पर चौधरी साहब को आराम कैसे मिलता? उनका पूरा वंश खत्म हो रहा था उनकी आंखों के सामने। एक दिन उन्होंने राजेंद्र और विक्रम दोनों को बुलाया। तीनों बैठे। चौधरी साहब ने कहा, बेटो, मैं अब ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा, मुझे पता है, पर मरने से पहले मैं अपने वंश को बचाना चाहता हूँ। राजेंद्र ने कहा, पिताजी, हमने सब कुछ कर लिया, कोई उपाय नहीं है। नहीं बेटा, एक उपाय है, आखिरी उपाय। कौन सा? चौधरी साहब ने गहरी सांस ली। हमें संध्या से माफ़ी मांगनी होगी, सच्चे दिल से, पूरे गांव के सामने, और हमें कमला को भी यहाँ लाना होगा। विक्रम चौंक गया। कमला को? पर वो तो जेल में है, उसकी सज़ा लगभग पूरी हो गई है। अगले महीने वो छूटने वाली है। जब वो आए तब हम एक बड़ा समारोह करेंगे, पूरे गांव को बुलाएंगे और सबके सामने हम अपनी गलती मानेंगे, संध्या से माफ़ी मांगेंगे। राजेंद्र ने सोचा, पर पिताजी, इससे संध्या का श्राप टूट जाएगा? मुझे नहीं पता बेटा, पर कोशिश तो कर सकते हैं। हमने पहले इज्जत बचाने के लिए सच छुपाया था, अब इज्जत की परवाह छोड़कर सच सबके सामने रखेंगे। शायद संध्या का दिल पिघल जाए। विक्रम ने कहा, पिताजी सही कह रहे हैं भैया, हमें कोशिश करनी चाहिए। राजेंद्र ने हाँ में सिर हिलाया। अगले महीने कमला जेल से छूटी। 7 साल की सज़ा हो गई थी उसे। उसमें से उसने 5 साल काट लिए थे। बाकी के 2 साल अच्छे व्यवहार के कारण माफ़ हो गए। जब कमला हवेली वापस आई तो वो पहले वाली कमला नहीं थी। उसके बाल सफ़ेद हो गए थे, चेहरा झुर्रियों से भर गया था, आंखों में गहरा दुख और पछतावा था। विक्रम उसे लेने स्टेशन गया था। जब कमला ने उसे देखा तो रोने लगी। मैं वापस आ गई, पर मुझे माफ़ नहीं किया जा सकता। विक्रम ने उसे सहारा दिया। चल, घर चलते हैं। हवेली पहुंचकर कमला सबसे पहले संध्या की तस्वीर के सामने गई, घुटनों के बल बैठ गई, माथा टेक दिया। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मार डाला, सिर्फ लालच में। मैं इस गुनाह के साथ जी नहीं सकती। वो वहीं रोती रही घंटों, कोई उसे रोक नहीं पाया। उस रात कमला अपने पुराने कमरे में सोने गई, पर उसे नींद नहीं आई। वो बस छत को देखती रही। तभी अचानक उसे लगा जैसे कमरे में कोई और है। उसने इधर उधर देखा। अंधेरे में एक परछाई दिख रही थी। कमला डर गई। कौन है? परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी और फिर संध्या सामने खड़ी थी। कमला की चीख गले में ही अटक गई। संध्या ने उसे देखा। उनकी आंखों में गुस्सा था, पर कुछ और भी था, दुख, गहरा दुख। तुम वापस आ गई, संध्या ने कहा। हाँ, मैंने अपनी सज़ा काट ली, पर असली सज़ा तो मुझे हर रोज़ मिल रही है, अपने गुनाह की याद। संध्या ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखती रही। कमला घुटनों के बल बैठ गई।
मुझे माफ़ कर दो संध्या, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानती हूँ मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, पर प्लीज़ इस वंश के बेगुनाह बच्चों को माफ़ कर दो। उनका क्या कसूर? संध्या की आंखों में आंसू आ गए। बेगुनाह? मेरा बच्चा बेगुनाह नहीं था? था, बिल्कुल था। और मैंने उसे मार डाला। मुझे मरना चाहिए था, उसे नहीं। संध्या ने गहरी सांस ली। तुम जानती हो मैं तुम्हें अभी मार सकती हूँ, बस एक झटके में। जानती हूँ, और शायद वही सही होगा। मार दो मुझे ताकि तुम्हें शांति मिले। संध्या हंसने लगी, एक दुखी हंसी। तुम्हें मारने से मुझे शांति नहीं मिलेगी, तुम्हें मारने से मेरा बच्चा वापस नहीं आएगा। कमला रोने लगी। तो फिर क्या होगा? तुम हमेशा इस दुनिया में दुखी रहोगी और हमारा वंश खत्म हो जाएगा। संध्या ने आसमान की तरफ देखा। शायद यही मेरी नियति है, हमेशा दुखी रहना, अपने बच्चे के लिए रोना। नहीं, कमला ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें भी शांति मिलनी चाहिए, तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना? संध्या ने कहा। कैसे? मेरा बच्चा, वो तो कभी इस दुनिया में आया ही नहीं। उसका कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक अधूरा सपना। तभी कमला के दिमाग में एक विचार आया। संध्या, अगर हम तुम्हारे बच्चे को एक पहचान दें, एक नाम दें। संध्या ने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? देखो, तुम्हारे बच्चे के नाम पर एक स्कूल तो बन चुका है, पर हम और भी कुछ कर सकते हैं। हम तुम्हारे बच्चे का नामकरण संस्कार कर सकते हैं, पूरे विधि विधान से, पूरे गांव को बुलाकर, ताकि तुम्हारे बच्चे को भी एक पहचान मिले, एक नाम मिले। संध्या चुप रही, पर उनकी आंखों में कुछ बदलाव आया। कमला ने आगे कहा, और हम सबके सामने अपनी गलती मानेंगे, पूरे गांव के सामने सच बोलेंगे, तुम्हारी कहानी सबको बताएंगे, ताकि कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। संध्या ने कुछ सोचा, फिर धीरे से कहा, और इससे क्या होगा? शायद तुम्हें थोड़ी शांति मिले, और शायद तुम माफ कर सको। अगर नहीं भी कर सकती तो कम से कम तुम्हारे बच्चे को तो एक पहचान मिल जाएगी। संध्या की आंखों में और आंसू आ गए। एक नाम, मेरे बच्चे का नाम। हाँ, तुम बताओ, तुमने क्या सोचा था? अगर बेटा होता तो क्या नाम रखती? संध्या ने मुस्कुराने की कोशिश की। आदित्य। मैं उसे आदित्य नाम देना चाहती थी, क्योंकि वो मेरी जिंदगी में रोशनी लाने वाला था। तो हम तुम्हारे बच्चे को आदित्य नाम देंगे, पूरे विधि विधान से। पंडित बुलाएंगे, गांव वालों को बुलाएंगे, और तुम्हारे आदित्य को एक पहचान देंगे। संध्या रोने लगी। इस बार ये आंसू गुस्से के नहीं थे, ये दुख के आंसू थे। मेरा आदित्य, वो फुसफुसाई। कमला ने कहा, और अगर तुम चाहो तो मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे आदित्य की सेवा में लगा दूंगी। उसके नाम पर जो स्कूल बना है वहां मैं पढ़ाऊंगी, बच्चों की देखभाल करूंगी, ताकि तुम्हारे आदित्य की याद हमेशा जिंदा रहे। संध्या ने कमला को देखा। इस बार उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था। तुम सच में पछता रही हो? हाँ, कमला ने साफ साफ कहा। मैं हर रोज पछताती हूँ। जेल में हर रात मैं तुम्हें और तुम्हारे आदित्य को याद करती थी। मैं जानती हूँ मैं कभी माफी के लायक नहीं हो सकती, पर मैं कोशिश कर सकती हूँ, कुछ अच्छा करके। संध्या चुप रही लंबे समय तक, फिर धीरे से बोली, ठीक है, तुम ये करो, मेरे आदित्य को एक नाम दो, एक पहचान दो, और पूरे गांव के सामने सच बोलो, ताकि कभी कोई और औरत, कोई और माँ मेरी तरह न बने। कमला ने हाँ में सिर हिलाया। मैं करूंगी, मैं वादा करती हूँ। संध्या धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। और हाँ, श्राप के बारे में कमला ने घबरा कर पूछा। हाँ, संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में ये सब कर लोगी सच्चे दिल से, तो शायद मैं सोच सकती हूँ। ये कहकर वो गायब हो गई। कमला वहीं बैठी रोती रही, पर इस बार उसके आंसुओं में थोड़ी उम्मीद भी थी। अगली सुबह उसने सबको बताया कि क्या हुआ था। सब लोग हैरान रह गए। चौधरी साहब ने कहा, तो हमें एक बड़ा समारोह करना होगा, पूरे गांव को बुलाना होगा। राजेंद्र ने कहा, हाँ पिताजी, और हमें सच बोलना होगा, पूरा सच, बिना कुछ छुपाए। विक्रम ने कहा, मैं तैयारियां शुरू करता हूं। अगले 2 हफ्ते में पूरी तैयारी हो गई। गांव के सभी लोगों को न्योता भेजा गया।
पंडित को बुलाया गया, हवेली को सजाया गया और हाँ, एक खास चीज का इंतजाम किया गया। संध्या की एक बड़ी तस्वीर और उसके नीचे लिखा गया, आदित्य जो इस दुनिया में नहीं आ पाया पर हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। दोस्तों, वो समारोह का दिन आ गया। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। सब लोग हैरान थे कि चौधरी परिवार ने इतने सालों बाद इतना बड़ा समारोह क्यों बुलाया है। वो दिन था 15 अक्टूबर का, ठीक उसी महीने का जब संध्या भाभी की मौत हुई थी। 7 साल पहले चौधरी हवेली पूरी तरह सजाई गई थी, पर इस बार खुशी के लिए नहीं, इस बार सच के लिए, माफी के लिए। पूरा गांव इकट्ठा था। लोग फुसफुसा रहे थे, ये क्या हो रहा है? चौधरी परिवार ने इतने लोगों को क्यों बुलाया? हवेली के बीच में एक मंच बनाया गया था। उस पर संध्या की बड़ी तस्वीर लगी थी और उसके नीचे एक छोटा सा पालना रखा था, खाली पालना। उसमें सिर्फ एक नाम पट्टी थी, आदित्य। शाम के 5 बजे समारोह शुरू हुआ। चौधरी साहब मंच पर आए। उनका चेहरा गंभीर था, आंखों में आंसू थे। उन्होंने माइक उठाया और फिर उन्होंने वो किया जो उन्हें 7 साल पहले करना चाहिए था। नमस्कार सबको, उन्होंने कहा। आज मैं आप सबको यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात बताने के लिए बुलाया हूँ। एक ऐसी बात जिसे हमने 7 साल तक छुपाया। पूरी भीड़ चुप हो गई। सब ध्यान से सुनने लगे। 7 साल पहले चौधरी साहब ने आगे कहा, हमारे घर में एक हत्या हुई। हमारी बहू संध्या को मार दिया गया और उसके साथ उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी। भीड़ में सनसनी फैल गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। क्या हत्या? पर हमें तो बताया गया था कि दुर्घटना हुई थी। चौधरी साहब ने आगे कहा, हाँ, हमने झूठ बोला था क्योंकि हमें अपनी इज्जत बचानी थी। पर आज मैं पूरा सच बोल रहा हूँ, क्योंकि इज्जत से ज़्यादा ज़रूरी है इंसानियत। फिर उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। कैसे संध्या गर्भवती थी, कैसे गोद भराई हुई थी, कैसे कमला ने लालच में आकर उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया। पूरी भीड़ सदमे में थी। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग गुस्से में थे। फिर कमला मंच पर आई। उसका सिर झुका हुआ था, हाथ जोड़े हुए थे। मैंने संध्या को मारा, उसने सबके सामने कहा। सिर्फ लालच में, सिर्फ इसलिए कि मुझे डर था कि उसके बच्चे को सारी जायदाद मिल जाएगी। मैंने एक माँ को मार दिया, एक बच्चे को मार दिया। वो घुटनों के बल बैठ गई, रोने लगी। मैं माफ़ी मांगती हूँ संध्या से, उसके बच्चे से और आप सबसे। मैं जानती हूँ मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, पर मैं बाकी की जिंदगी इस गुनाह का प्रायश्चित करूंगी। राजेंद्र भी मंच पर आए। मैंने भी गलती की, उन्होंने कहा। मैं अपनी पत्नी को बचा नहीं सका, मैं सच का पता नहीं लगा सका। मैं एक नाकाम पति था। विक्रम भी आया। मैंने भी गलती की, मैं अपनी पत्नी को सही रास्ते पर नहीं ला सका। मैंने भी लालच में अपनी आंखें बंद कर लीं। एक एक करके सभी परिवार के सदस्य आए। सबने अपनी गलती मानी, सबने माफ़ी मांगी। फिर पंडित जी आए। उन्होंने संध्या के बच्चे का नामकरण संस्कार शुरू किया। मंत्र पढ़े गए, हवन किया गया और फिर पूरे विधि विधान से उस बच्चे को नाम दिया गया, आदित्य चौधरी। पंडित जी ने घोषणा की, आज से ये बच्चा जो कभी इस दुनिया में नहीं आया, उसका नाम है आदित्य चौधरी और वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। पूरी भीड़ ने तालियां बजाई। कुछ लोग रो रहे थे। यह एक अजीब दृश्य था, एक ऐसे बच्चे का नामकरण जो कभी पैदा ही नहीं हुआ। फिर चौधरी साहब ने घोषणा की, आज से संध्या शिशु मंदिर का नाम बदलकर आदित्य शिशु मंदिर रखा जाता है और इस स्कूल में हर साल 15 अक्टूबर को आदित्य की याद में एक दिन मनाया जाएगा। उस दिन गरीब बच्चों को मुफ्त किताबें, कपड़े और खिलौने बांटे जाएंगे। पूरी भीड़ ने फिर से तालियां बजाईं। समारोह खत्म हुआ। लोग जाने लगे, पर सबकी आंखों में आंसू थे। सबके दिलों में संध्या और आदित्य के लिए दुख था। रात हो गई। हवेली में सिर्फ परिवार के लोग बचे थे। सब थके हुए थे, भावनात्मक रूप से टूटे हुए थे। राजेंद्र अपने कमरे में बैठे थे। रात के 2 बज चुके थे। तभी उन्हें लगा जैसे कोई कमरे में आया है। उन्होंने मुड़कर देखा। संध्या खड़ी थी, पर इस बार उनका चेहरा अलग था, शांत था। दुख था, पर गुस्सा नहीं था। संध्या, राजेंद्र ने कहा। संध्या मुस्कुराई, एक दुखी मुस्कान। राजेंद्र, तुम सबने बहुत अच्छा किया। मेरे आदित्य को एक नाम मिल गया, एक पहचान मिल गई। संध्या, मुझे माफ कर दो, हम सबको माफ कर दो। संध्या ने गहरी सांस ली। मैं कोशिश कर रही हूं। माफ करना आसान नहीं है, खासकर जब इतना कुछ खो दिया हो।
पर आज जो तुम सबने किया वो मेरे दिल को छू गया। तो श्राप? संध्या चुप रही लंबे समय तक, फिर बोली, मैं अब और बच्चों को नहीं मारूंगी। तुम सबने सच्चे दिल से प्रायश्चित किया है। कमला ने अपनी सजा भुगती है और मेरे आदित्य को एक पहचान मिली है। राजेंद्र की आंखों में उम्मीद जागी। मतलब अब हमारे वंश में बच्चे? हाँ, संध्या ने कहा, अब बच्चे पैदा हो सकते हैं, जी सकते हैं, पर एक शर्त है। क्या शर्त? हर बच्चे को आदित्य की कहानी बताई जाएगी। उन्हें बताया जाएगा कि लालच क्या करता है। उन्हें सिखाया जाएगा कि इंसानियत सबसे बड़ी है। और हर साल 15 अक्टूबर को आदित्य की याद में गरीब बच्चों की मदद की जाएगी। राजेंद्र ने हाँ में सिर हिलाया। हम करेंगे, हम वादा करते हैं, संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा। और एक बात, मैं जा रही हूं, अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मुझे अपनी शांति मिल गई। मेरे आदित्य को एक पहचान मिल गई। अब मैं उसे ढूंढने जा रही हूं। शायद अगले जन्म में वो मेरे पास आए। राजेंद्र रोने लगे। संध्या, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। मुझे भी तुम याद रहोगे राजेंद्र। तुमने मुझे प्यार दिया, सच्चा प्यार। बस तुम कमज़ोर पड़ गए, पर अब तुम मजबूत बनो, इस परिवार को संभालो और आदित्य की याद को जिंदा रखो। राजेंद्र ने हाँ में सिर हिलाया। संध्या धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। अलविदा राजेंद्र, अलविदा सबको, और धन्यवाद मेरे आदित्य को एक नाम देने के लिए। और वो गायब हो गई, इस बार हमेशा के लिए। दोस्तों, उस रात के बाद से चौधरी हवेली में फिर कभी कोई अजीबोगरीब घटना नहीं हुई। न झूले की आवाज़ आई, न लोरी सुनाई दी, न कोई परछाई दिखी। संध्या भाभी को शांति मिल गई थी। अगले साल विक्रम की एक रिश्तेदार गर्भवती हुई। पूरा परिवार डरा हुआ था, पर बच्चा पैदा हुआ, स्वस्थ, तंदुरुस्त, और वो जिंदा रहा। दोस्तों, ये थी अधूरी गोद भराई की कहानी, कोख के श्राप की कहानी। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी और आप किस शहर से देख रहे हैं। अपना नाम भी लिखिएगा। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, कभी किसी के साथ अन्याय मत कीजिएगा, खासकर एक माँ के साथ, क्योंकि एक माँ का दर्द वो सबसे गहरा होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आगे भी ऐसी डरावनी और सच्ची कहानियाँ आती रहेंगी। तब तक के लिए खुद का और अपनों का ख्याल रखिएगा। और हाँ, कभी लालच में आकर कोई गलत काम मत कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।